आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से क्लास 9th के भूगोल के चैप्टर 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम जनसंख्या है। इस चैप्टर में हम जनसंख्या से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन अलग अलग तरीके से करेंगे और इससे क्या कारण होते हैं, इससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और किस तरह से ये बढ़ रहा है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इस लेसन को। पहला है जनसंख्या। एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की अधिकाधिक गणना जनसंख्या कहलाती है, या हम कह सकते हैं जनसंख्या। जन प्लस संख्या, जन माने होता है लोगों और जबकि संख्या माने होता है संख्या, यानी लोगों की संख्या को ही हम जनसंख्या कहते हैं। इसके कुछ बिंदु हैं। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनसंख्या की जा सकी। कहने का मतलब ये है कि भारत में 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन 1881 से लगातार हो रही है। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख बिंदुओं पर विचार करते हैं। पहला है जनसंख्या का आकार एवं वितरण। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। तीसरा है जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएं। कहने में जनसंख्या का आकार एवं वितरण, कहाँ कहाँ इसका आकार है। जनसंख्या का आकार एवं वितरण, पहला पॉइंट है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% है। मार्च 2011 तक भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या है। अगला पॉइंट है क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ पूरे भारत की मात्र 6% जनसंख्या निवास करती है। अगला पॉइंट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ की कुल आबादी 19.98 करोड़ थी। यह देश की कुल जनसंख्या का 16% है। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। इनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश है। यानी कि पूरे भारत की जितनी जनसंख्या है उसकी लगभग आधी जनसंख्या इन्हीं 5 राज्यों में निवास करती है। इसे हम एक चित्र के द्वारा देख सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश। कहने का मतलब ये है कि ये 5 राज्य ऐसे हैं जो पूरे भारत की जितनी जनसंख्या उसकी आधी हैं। अगला है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनशक्ति किसी भी राष्ट्र की पूर्ण सामर्थ्य तभी मानी जा सकती है जब उसे जीवन निर्वाह के समुचित साधन उपलब्ध हों। इसे ही एक परिवर्तनशील प्रक्रिया कहा जाता है। यह परिवर्तन जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के परस्पर संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। यानी किसी भी देश का, राष्ट्र का पूर्ण सामर्थ्य तभी माना जाएगा जब वहाँ जीवन निर्वाह के सभी साधन मौजूद हों। अगला है जनसंख्या पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि। किसी विशेष समयांतराल में लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये प्रमुख रूप से 2 तरह से होते हैं। पहला है निरपेक्ष वृद्धि। प्रत्येक वर्ष में
बढ़ी जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है, जिसे हम निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। दूसरा है वृद्धि दर या प्रतिवर्ष होने वाला परिवर्तन। प्रतिवर्ष 1000 व्यक्तियों पर जो जनसंख्या बढ़ती है उसे ही हम वार्षिक वृद्धि दर या प्रतिवर्ष होने वाला परिवर्तन कहते हैं। जैसे भारत की जनसंख्या सन 1951 में 3610 लाख से बढ़कर सन 2011 में 12105 लाख हो गई, यानी कहने मतलब जनसंख्या बढ़ती गई। अगला है जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण। जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण है। पहला, आर्थिक संसाधनों का विकास। दूसरा है शिक्षा का प्रचार प्रसार, जिससे कि जीवन स्तर सुधारा जा सके, यानी कहने मतलब इसका एक कारण और है कि आर्थिक संसाधनों की कमी और शिक्षा का प्रसार कम होना। तीसरा है चिकित्सा में सुधार संबंधी सुविधाओं का विकास, जिससे मृत्यु दर में कमी आई, साथ ही औसत आयु में वृद्धि हुई। जन्म दर का अधिक होना, अशिक्षा और गरीबी। अगला है प्रवास के कारण प्रत्येक दशक में लोगों की बढ़ती जा रही संख्या। प्रवास का मतलब होता है वे लोग जो दूसरे देशों से या अन्य जगहों से आकर भारत में बस गए हों, उन्हें हम प्रवासी कहते हैं। कहने का मतलब ये है इन सभी सुविधाओं के कारण ही भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। अगला प्रमुख पॉइंट है जनसंख्या घनत्व। किसी देश अथवा प्रदेश के प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। एक हम चित्र द्वारा इसे समझ सकते हैं, मैप द्वारा। 1981 में जनसंख्या घनत्व 81 था और आज वही 2011 में बढ़कर 382 हो गए, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किस तरह से यहाँ लोगों की संख्या में वृद्धि लगातार होती जा रही है। अगला है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। हम लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में कुल जनसंख्या का 68.8% ग्रामीण, जबकि 31.2% जनसंख्या नगरीय है। यानी भारत में कुल जनसंख्या का 68.8% ग्रामीण, जबकि 31.2% नगरीय जनसंख्या निवास करती है। ये पूरे भारत की जनसंख्या अलग अलग यानी गांव में निवास करती है और नगरों में। अगला पॉइंट है देश के एक भाग से दूसरे भाग में जाकर बसना या दूसरे देश में जाकर बसना, दोनों ही प्रवासन के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है लिंग अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। भारत में 1951 ईस्वी में लिंग अनुपात प्रति 1000 अनुपाते 946 था, जो 2011 में घटकर 1000 अनुपाते 943 हो गया। अगला पॉइंट है केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है, जबकि वहीं हम हरियाणा को देख लें तो यहाँ सबसे कम 879 ही है। भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर केरल राज्य में ही है, यानी भारत में सबसे अधिक पढ़ी लिखी महिलाएं केरल राज्य में ही हैं। अगला पॉइंट है साक्षरता दर। वर्ष 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़कर या लिख सकता हो, उसे ही हम साक्षर की श्रेणी में रखे हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर यहाँ की साक्षरता दर 74.4% है। यहाँ कुल पुरुषों में 82.14% पढ़े लिखे लोग हैं, जबकि महिलाओं में 65.46% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। यानी भारत में कुल साक्षरता दर 73% है। यानी कि भारत में पढ़े लिखे महिलाओं और पुरुषों की संख्या अभी भी बहुत कम है। अगला पॉइंट है व्यवसायिक संरचना। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यवसायिक संरचना कहते हैं। इन व्यवसायों को सामान्यतया प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें हम जानेंगे प्राथमिक में कौन आते हैं, द्वितीयक में कौन आते हैं और इसके तृतीयक में। प्राथमिक में कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन और खनन उद्योग आते हैं, जबकि द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आदि आते हैं, जबकि तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन, सेवाओं आदि को शामिल किया गया है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, जिसे कि हम लोग बहुत ही आसानी से समझ रहे हैं कि प्राथमिक में कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन, जबकि द्वितीयक में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन और निर्माण कार्य, जबकि तृतीयक में परिवहन, संचार आदि आते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने सन 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को आरंभ किया, जिससे कि इसे कंट्रोल किया जा सके। अगला पॉइंट है परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। दूसरा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि वो लोग जनसंख्या के महत्व को समझ सकें और इसके बारे में जान सकें। अगला पॉइंट है शिशु मृत्यु दर में कमी करने, टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को बचाना, विवाह की आयु में वृद्धि करना, परिवार नियोजन आदि को अपनाने पर सरकार ने अधिक जोर दिया है, जिससे कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। अगला है अर्जक तथा आश्रित जनसंख्या में अंतर। अब हम समझेंगे अर्जक जनसंख्या क्या है। अर्जक जनसंख्या से अभिप्राय उन लोगों से है जो विभिन्न व्यवसायों में काम करके धन कमाते हैं, जबकि आश्रित जनसंख्या में वे आते हैं बच्चे तथा बूढ़े आते हैं जो काम नहीं कर सकते, बल्कि अर्जक जनसंख्या पर ये सभी लोग निर्भर होते हैं। यानी कि अर्जक जनसंख्या जो होती है वह धन कमाते हैं और आश्रित जनसंख्या उन पर निर्भर होते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। अगला पॉइंट है भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण उच्चावच, जलवायु, कृषि कार्य, उद्योग धंधे, परिवहन और संचार साधन, सुरक्षा तथा संरक्षण और सरकार की नीति। कहने का मतलब ये है उच्चावच, हमारे यहाँ पर जो जमीन है वह कहीं पर पठार, मैदान, नदियाँ आदि होने के कारण यहाँ जनसंख्या अलग अलग क्षेत्रों में फैली है। यानी मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है, जबकि पर्वतीय व पठारी क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है। जलवायु, हमारे यहाँ की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यानी कहने का मतलब यहाँ की जो जलवायु है वह गर्म जलवायु है। कृषि कार्य, हमारे यहाँ पर जो कृषि कार्य है वह प्रमुख साधन है जिससे कि हमारे यहाँ के लोग
कृषि कार्य करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। अगला है उद्योग धंधे। हमारे यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं वह कच्चे मालों पर आधारित है, यानी कृषि पर आधारित हैं। परिवहन और संचार साधन, ये भी जनसंख्या अलग अलग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों, मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग तरह के परिवहन और संचार की सुविधाएं पाई जाती हैं। सुरक्षा, यानी लोगों की सुरक्षा और संरक्षण भी एक प्रमुख कारण है। अगला है सरकार की नीतियाँ। अब हम समझें कि जनसंख्या बढ़ने से क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भूमि में कमी होगी, यानी कहने में जनसंख्या अधिक जब होती है तो लोगों को जो भूमि है वह कम मिलेगी। अगला है कृषि उत्पादन की समस्या। जब भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में होगा तो कृषि भी करने में समस्याएं होंगी। औद्योगिक विकास में बाधा, और औद्योगिक विकास भी बहुत धीमी गति से होगा, क्योंकि जहां पर 1 लोग काम करने वाले हैं, अब वहां पर जब 10 लोग काम करेंगे तो वहां पर प्रमुख रूप से ये समस्याएं उत्पन्न होंगी। बेकारी, अगर अधिक जनसंख्या होती है तो उस देश में अधिक से अधिक बेकारी फैलती है, यानी लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता है। शिक्षा का प्रसार में कठिनाई, यानी शिक्षा का प्रसार भी कम होगा, क्योंकि यदि अधिक लोग पढ़ने वाले होंगे तो उनकी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आवास की कठिनाई, लोगों के पास घर की कमी होगी। अगला है प्राकृतिक प्रकोप। जब जनसंख्या अधिक हो जाती है, यानी पृथ्वी का भार बढ़ जाता है, तो प्रकृति भी किसी न किसी तरह से प्राकृतिक प्रकोप लाती है। अगला है राजनीतिक अस्थिरता आना। इसके साथ साथ अस्थिरता भी आ जाएगी। और अगला पॉइंट है खाद्यान्न समस्या, और लोगों को खाद्यान्न समस्या का सामना भी करना पड़ेगा, यानी ये समस्याएं किसी भी जनसंख्या वाले देश की है। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि चीन का विश्व में पहला स्थान है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास 9th के चैप्टर 6 का अध्ययन बहुत ही आसान और पॉइंट से किया है। जो बच्चे इस चैनल पर नए हों वो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरा देखें और एक नोट्स बनाएं। आप सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।